चलिए ऑनलाइन वालों आपका भी स्वागत है यार। इकोनॉमिक्स यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आज का आंसर बी होगा, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ये आईसीडीएस स्कीम है, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काफ़ी दिन से योजना चल रहा है, ठीक है। और ये तो होगा ही नहीं, और ये तो होगा ही नहीं। तो अग्रणी लीड बैंक स्कीम, ये तो रटने वाला सवाल है, कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नहीं। आगे चलें। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं यानी बैंक साथी, तो इसका देखिए, ये बेसिकली करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आप याद इसको देख लीजिए, हो सकता है कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता, ऑप्शन में भी आ सकता। तो क्या होगा इसका आंसर? बैंक साथी का क्या काम है? हाँ, दोनों सही है, ठीक है। कि लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के योग्य बनाती है और उसको जाके धनराशि देता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो थोड़ा सा, हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब जो है फुल्ली करंट का क्वेश्चन है, फिर भी ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सब चलने वाला है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा? गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए है क्या ये? ऑप्शन पहला सही है, गलत है। तो ये तो गलत हो गया ना। इसमें आवास ऋण, गरीब को तो कोई ऋण ही नहीं मिलता भाई, आवास ऋण कहाँ से मिलेगा? दूसरा देखिए, बी। चलिए ठीक है, पढ़िए। महिलाओं को समूह, डी। डी गलत है, ये भी गलत है, सी है। क्योंकि ये वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि आप खाता खोलिए और उसमें आप पैसा जमा कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, समावेशिता हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ हाशिए के लिए नहीं था, ये सभी लोगों के लिए था। कोई भी आदमी जनधन के तहत बैंक खाता खोल सकता था, चाहे अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, जिसके पास खाता हो नहीं हो, कोई भी आदमी खोल सकता था, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा सी की वित्तीय समावेशन को, इसीलिए सरकार अभी। चलिए अगला हम देखते हैं, टीजर लोन। टीजर लोन क्या होता है? टीजर लोन होता है वो कि सपोज कीजिए कि आपको भी पैसा दे दिया और बोला कि 5% इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते चल जाएगा। हम्म। तो हो सकता है 8 कर दे, आपको इंटरेस्ट बढ़ा दे, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ते चल जाएगा, उसी को कहा जाता है टीजर लोन। तो ये बाहुबली टाइप आदमी देता है, ये कोई पहले कहा कि नहीं देगा आपको, ये ऐसा नहीं कि पहले तय होता है, ये लुभाने वाला टीजर लोन वही तय। यहाँ क्या रन की लोग, हिंदी तो वही लिखा है ना, लोक लुभावन ऋण। जैसे गांव घर में अक्सर होता है कि ब्याज पे ब्याज चलने लगता है, उसको गांव घर में, हाँ, ऐसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कम्प्लेक्स इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी। ऐसे गांव घर में कहते हैं कटवी ब्याज, ब्याज पे ब्याज। देखिए इसका क्या आंसर होगा? पहला तो ठीक है, लोक लुभावन ऋण अधोमुखी ऋणों सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप है, समझे जाते हैं, जो बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो, ठीक है। तो ये हो गया कि इसीलिए जोखिम रहता है। सपोज कीजिए कि हम अधिक इंटरेस्ट रेट पे आपको देते हैं, होता है ना कि जहाँ पे रिस्क अधिक होता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अधिक हो जाता है, पहला सही है। दूसरा है कि देश में लोक लुभावन ऋण टीजर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयाँ स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। नहीं, नहीं हो सकती है, लेकिन लिखा मोस्टली, मुख्यतः, पहली बात। दूसरी बात है क्या कि अनुभवहीन उद्यमियों को क्यों देगा भाई? दो तीन चीज इसमें गलत है ना।
अगर मान के चलिए किसी को देगा कोई अनुभवी व्यक्ति है, तो चलो उसको दे भी सकता है कि इससे रिटर्न होने की संभावना है, लेकिन ऑलरेडी व्यक्ति अनुभवहीन है तो उसको ऋण तो नहीं मिलेगा ना, कहेगा भाई तुम तो डुबाना पक्का है। चले आगे चले, ठीक है। एक तो गाड़ी चलाने नहीं आता है, उसके बाद उसको दे देते, एक्सीडेंट तो पक्का होगा ही होगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारा जो हमने पढ़ाया था क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 40%, वहीं से क्वेश्चन है ना ये। कौन सा, बी? ए है आंसर इसका। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक भूमिका। अब आप बताइए पूरे भारत में सहकारी बैंक कितना है, बिहार में कोई सहकारी है क्या? बैंक है क्या, वो तो कोऑपरेटिव संस्था है ना, कोऑपरेटिव बैंक है। बिल्कुल बैंक होता है कोऑपरेटिव बैंक, हम ये कह रहे होता है, लेकिन इसका विस्तार कितना है? बहुत कम है ना, बहुत कम, थोड़ा बहुत गुजरात महाराष्ट्र में चलता है कोऑपरेटिव बैंक। हाँ तो व्यापक पैमाने पर कॉमर्स बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, और इसको कहा है कि 40% आप देंगे, इसलिए सर्वाधिक ऋण इसका। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो कहीं कहीं हमको लगता है कि वो, हाँ आरआरबी म्यूजियम के लिए ही अब बचा है, मेन बैंक की मदद से, वो बहुत कम शाखा उसका मिलता है। इसके एग्जाम में शायद इंग्लिश नहीं पूछा जाता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एग्जाम में। हाँ हाँ है, लेकिन इस सब की शाखा बहुत कम है। हाँ इसीलिए ये सब गलत ऑप्शन है। आगे चले, चलिए 65 के बाद 66 की बात करें। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, बैंक दर, बैंक दर बता चुके हम, होता था वो बताए थे ना कि रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, वहीं पे बैंक रेट भी होता है, तो क्या होता है बताइए, इसमें क्या आंसर होगा? भारतीय रिजर्व बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप, ए बाजार की तरलता, सिंपल है, ब्याज रेट अगर कम होगा तो लोग काफ़ी अधिक ऋण लेगा। चलिए अगला, चलिए निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणाम से अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। तब बताइए, कौशल को इकोनॉमिक्स बहुत कम समझ में आता था, एनसीईआरटी से सारा यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दृष्टि यही पढ़ा देना एनसीईआरटी ठीक से, तो विद्यार्थी या कोई भी कोचिंग वाला अगर एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा दे, बहुत काम हो जाएगा विद्यार्थी का। हाँ, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, क्या करने से मुद्रा की जो आपूर्ति है अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा? दूसरा ऑप्शन सही कैसे होगा ये बताइए? तो बैंक में जब रुपया जमा होगा तो उससे अर्थव्यवस्था मुद्रा कैसे आएगा? ये तो सही है, पहला सही है, केंद्रीय बैंक द्वारा लोग से अगर खरीदेगा तो लोग के हाथ में पैसा जाएगा, तो तीन, हाँ तीन, हाँ एक और तीन सही है, ठीक है, क्योंकि पहला है कि अगर सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, और तीसरा भी है कि सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, सरकार ऋण लेगा तो वो खर्चा करेगा, जिस फिजिकल डिफिसिट बजट या घाटा को सब कुछ कंट्रोल करती है, और केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूति, इससे तो पैसा और रिटर्न ही आ जाएगा ना। तो एक, ठीक है, तो समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कीजिए विचार भाई। विचार किया जाए।
तीनों हो सकता है, अब तो हम पढ़े नहीं पढ़ते हैं। यदि मुद्रास्फीति, ठीक है, यदि मुद्रास्फीति अधिक अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। बात सही है, खरीदेगा। इसलिए ये सही, पहला सही है, गलत है? पहला सही कैसे होगा भाई? बेचेगा ना। खरीदेगा का मतलब तो हो गया कि और पैसा मार्केट में आ गया। तो मार्केट में अगर इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो पहला तो गलत हो गया। तो पहला अगर हम गलत करेंगे, सब तक ऐसे 2 3 आंसर आ रहा है। ठीक है। दूसरा कारक, यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब क्या कि मूल्य ह्रास हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो बाजार में डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, करेगा, ताकि डॉलर और रुपया बराबर है, हम बताए भी थे। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में बाजार दरें गिरेंगी तो इससे संभावित रूप से आरबीआई के डॉलर की खरीद प्रेरित हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलें। अगला दिया है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ये हो गया हमारा MSF, इसको कहा जाता है शॉर्ट में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ठीक है। उसके बाद है कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी अगर पूछते रहे तो सबको हम प्री क्वालिफाई करवा देंगे, किसी को भी प्री क्वालिफाई करवा देंगे। क्या है? अरे सिंपल है, बैंक कार्य है भाई। बैंकिंग का शब्द है ये, संचार नेटवर्किंग युद्ध कौशल कहीं से होगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वही तो है, अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा आपके पास कंसेप्ट है तो काम मामला सही हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। बैंक दर में वृद्धि, अभी बैंक दर वाला क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग देखे हैं। तो बताइए, बैंक रेट में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, पहला तो ब्याज ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना तो गलत है ना, क्योंकि बैंक दर बढ़ेगा तो बैंक ब्याज बढ़ा देगा, तो बढ़ा देगा। केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक को कर्ज, ये कौन सा बात है यार, कर्जा नहीं दे रहा है? कर्जा सस्ता या महंगा वो तो देते रहता है हमेशा। चलिए, अब हम इसका बात कर रहे हैं, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। सस्ती मुद्रा नीति का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में पैसा और अधिक आ रहा है, वही ना सस्ती मुद्रा अनुसरण थी। तो डी हो जाएगा ना। बढ़ने का मतलब क्या कि मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, बैंक रेट बढ़ा दिया, बैंक अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, लोग होम लोन, कार लोन कम ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये महंगी मुद्रा नीति हो जाएगा ना। समझ गए? चलिए, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तरल परिसंपत्तियाँ, तरल का मतलब वो हो गया, हाँ कि किस, हाँ जिसको आप जितना जल्दी भजा सकते हैं। तो बताइए इसमें सबसे तरल कौन सा है? तो पहला तो गलत हो जाएगा, ये दोनों। मुद्रा से तरल का अधिक क्या हो सकता है भाई? पहले तो 4 हो जाएगा। अब सिंपल ये विचार करना है कि इसके बाद 3 होगा या 1 होगा। हम्म, चलिए इंग्लिश लिख लीजिए यहाँ पे। एक हो गया सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक्स, सेविंग डिपॉजिट। एक है हमारा टाइम डिपॉजिट, और एक हो गया कि डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। 4 3 2 1 कैसे होगा ये बताइए? कि टाइम डिपॉजिट जो है, जो इसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, तो ये डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट से आगे होगा ना। हाँ, उससे अधिक तो ये है ना कि डिमांड डिपॉजिट, ये हमारा जैसे हम बैंक से कभी भी गए, पैसा निकाल लिए, जिसको हम लोग मांग जमा कहते हैं। मन हुआ मांग लिए, मांग हुआ जमा कर दिए।
नहीं नहीं, यहाँ पे उसको देखिए, पहले पहले आप ये देखिए, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा जो हमारा है कि टाइम डिपॉजिट, जो हम फिक्स डिपॉजिट होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम निकालेंगे ना, तो सबसे लास्ट में दो, सबसे लास्ट में होगा ना। तो डी आंसर हो गया ना, कि टाइम डिपॉजिट आपको जरूरत पड़े बीच में आप निकाल लीजिए, अलग बात है, घाटा लगेगा आपको, लेकिन टाइम डिपॉजिट टाइम पूरने के बाद ही आपको मिलेगा ना। देखिए, एक होता है मांग जमा, ठीक है। जो मांग जमा मुद्रा के पीछे, जैसे हम गए बैंक में गए कि भाई हमको 500 रुपया लिए, 2,000 रुपया लिए, 3,000 रुपया लिए, हमने चेक काट के दिया, पैसा हमें मिल गया, चेक वाला सिस्टम। तो मुद्रा के बाद वही सबसे तरल होता है। हाँ, ठीक है, चलिए आगे चले ना। अगला है कि भारतीय खुला बाजार, ये बताइए, ये तो हम बढ़ाए थे, डिटेल में बताए थे। इसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओ पी ओ, नहीं सॉरी, ओ एम ओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आरबीआई करती है, लिखा भी है वहाँ पे। क्या होगा बताइए? सी। दो बताए थे ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये होता है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में बेचती है या खरीदती है ओपन मार्केट में। तो दो टाइप का होता है, एक कहता है क्या कि हम फिक्स टाइम में इतना तारीख को इतना बजे हम आपसे खरीद लेंगे, एक होता है कि फिक्स नहीं है। दो तरह का हम बताए थे, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। अनुसूचित वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण, आरबीआई से ऋण, तो ये तो हमारा रेपो रेट हो गया ना, रेपो रेट हो गया वो। फिर कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्र को ऋण, तो ये तो सिंपल ये हो गया ना, इंटरेस्ट रेट, ये तो इंटरेस्ट रेट हो गया। आर फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, छोड़िए, समझ गए। चलिए आगे थोड़ा और चले हम लोग अब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, आ जाएगा? हाँ आ गया है। हाँ, तो इसमें देखिए क्या आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की सांविधिक आरक्षित आवश्यकता का उद्देश्य क्या है? मतलब ये होता है सांविधिक आरक्षित आवश्यकता। इंग्लिश में आप देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, कि बैंक को कुछ पैसा हमेशा के लिए रखना पड़ता है, हमेशा आपके पास रखना पड़ेगा। एक तो केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित और तरल रखना। ये तो आंसर सही हो जाएगा, बी सही है। तो अगर बी सही है तो हम इसको काट दें। अब कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, ये कौन सी बड़ी बात है भाई? व्यावसायिक बैंक का अत्यधिक लाभ कमाने से किसी भी सूरत नहीं रोक सकते, उसके का पास एक ही है, वो कहेगा कि भाई हम 50 रुपया इंटरेस्ट रेट पे तुमको ब्याज देंगे, कह सकता है ना। तो भाई इसका क्या उद्देश्य है? इसका तो कोई उद्देश्य है नहीं। तो ये तो तीन तो गलत हो गया। अब अगर तीन गलत करेंगे तो इसको काटेंगे। चौथा है कि चौथा का बैंकों के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी वाल्ट रखने के लिए बाध्य करना, तो बाध्य करना नहीं होता है ना। ऐसे आप देखिए, तीन तो गलत है ना, तीन तो गलत है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए और बी, एक और दो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना, ये और ये लगभग एक ही टाइप का है। लेकिन ये कह रहा है कि बैंकों में जनता की जमा राशि को सुरक्षित रखना, और ये कह रहा है दिन प्रतिदिन के लिए। तो दिन प्रति वो क्या है, ये स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ये रिजर्व पैसा आप रखिएगा ना, किसके लिए? ताकि बैंक में जनता की जमा राशि सुरक्षित रह सके। ठीक है, आगे चलें। तो 73 हो गया। 74 सिंपल है, ये बताइए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये सब, कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? हाँ, ब्याज दर घटा दिया, 5% से 3% कर दिया, 2% कर दिया। देखिए सही है, सबसे पहले तो ये नहीं होगा,
बचत तो लोग करेगा नहीं, इंटरेस्ट अगर बैंक नहीं देगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, निवेश भी बढ़ जाएगा, आदमी इंडस्ट्री अधिक से अधिक ऋण लेगा, निवेश करेगा। अब कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग भी घटेगा कैसे यार, हमेशा बढ़ेगा ना। आदमी होम लोन लेना शुरू कर देगा, कार लोन लेना शुरू कर देगा, सरकारी कर संग्रह बढ़ाएगा तो उसको तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, कर संग्रह का मतलब थोड़ी यार सरकार होता है टैक्स छूट कर, वो अलग चीज़ है, कर संग्रह अलग चीज़ है। चलिए आगे चलें। लेकिन ईएमआई पर जो लड़का सब मोबाइल लेता है बड़ा लूटता है उसको, ईएमआई वाला सब भयानक। हमको कल एक लड़का फ़ोन किया, बोला कि भैया वो 1500 रुपया भेज दीजिएगा। हमको क्या हुआ यार, ईएमआई पे मोबाइल लिए थे, हमको लगा हमारा किस्त ख़त्म हो गया, लेकिन बचा, बोला एक किस्त और बचा हुआ है। और उसके बाद बोला क्या कि हम बोले तो कितना, बोला कि 2500 रुपया लगेगा, 500 रुपया फाइन मांग रहा है। 1 तारीख को हमको जमा करना था, 2 तारीख को, आज 5 तारीख 4 तारीख हो गया। बोले यार बोले 2 गाली बकने यार सब समस्या ही हो जाएगा। तो वो उतना पढ़ा लिखा है नहीं। हम तो हम बोले कि हाँ, तो हम बोले चलो तुमसे ये काम हो नहीं पाएगा, हम तुमको 1500 भेज देते हैं। ईएमआई जो है ना, नहीं देखिए ईएमआई जो है हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका कम है। एक तो पहली बात है कि लोक लुभावन हो गया, आपको फैसिलिटी दिया आप ले लिया, आप नहीं भी क्षमता है तो फिर भी आप ले लेते हैं, पहला। दूसरा, आपको जानकारी नहीं है। अब हमारा बैंकिंग कैलकुलेशन तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर पाता है, तो जो कम पढ़ा लिखा वो क्या कर पाएगा, तो उसको इंटरेस्ट रेट एक तो बहुत अधिक जोड़ देता है। अब 1 दिन 2 दिन भी अगर आपको जमा करने में लेट हुआ तो आपको जो है फाइन मार देना है। तो ये सब चीज़ जो है रेगुलेट होना चाहिए था, लेकिन रेगुलेट उस स्तर से हो नहीं रहा है। बहुत इंटरेस्ट लेता है। आप कभी ये EMI पे कोई सामान को देखिएगा बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो चलिए इसको देखिए, ये अगला क्वेश्चन कौन सा है। हम्म। तो बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अब विचार कीजिए। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, हम बताए थे मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है, जिसमें वो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट करते रहता है। तो बताइए क्या होगा इसमें आंसर, बैंक दर तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बेसिकली मौद्रिक नीति के विचार के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन को तो ध्यान में रखता नहीं है। हाँ, चूँकि इसका 1 ही आंसर होना चाहिए था, 1 2 भी ऐसे दिया हुआ है। लेकिन बैंक दर रिवर्स रेपो रेट वो उसमें क्या करता है, जब जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है तो ये देखता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, वो उसी को कम और ज़्यादा करते रहता है। नहीं, पब्लिक डेट तो ये तो गवर्नमेंट से है ना, ये तो गवर्नमेंट ऋण हो गया ना, इससे RBI को मतलब कहाँ है कुछ, ठीक है। चलिए आगे चलें। जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखिए जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का बैठक होता है हमेशा न्यूज आते रहता है, 2 महीना पे इसकी बैठक होती है, तो उसमें कभी ओपन मार्केट ऑपरेशन का जिक्र नहीं सुने होंगे। वहाँ पे रेपो रेट की ही बात चलती रहती है। CRR को 4% रखा गया, SLR 18% रखा गया है, और रिवर्स रेपो रेट के 0.25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है या बढ़ाया गया है या उतना ही रखा गया है, यही सब चलते रहता है। तो अब हम 76 की बात कर लें। चलिए ठीक है, धन्यवाद ऑनलाइन वालों। अब आपकी कहानी को समाप्त करते हैं, क्या कि यहाँ ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए।